तो देखिए हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सेट्स। तो सेट्स को टॉपिक बाय टॉपिक में तुम्हें समझाता चलूंगा, बीच बीच में तुमसे पूछता भी चलूंगा कुछ उदाहरण। देखिए पहले भी मैं तुम्हें बता चुका, फिर से बता दूं, 2-3 बार आ चुका क्लास में कि देखिए सेट होता क्या है। अगर हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब सुपरिभाषित संग्रह, जैसे मैं 11th क्लास के गणित के बच्चों का एक सेट बनाना चाहता हूं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 11th मैथ्स स्टूडेंट। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसके अंदर आप क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू जो भी तुम्हारे नाम है, उधर से हमने नाम लिखना शुरू करे, हेमलता जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक सेट है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। और इस पूरे वेल डिफाइंड कलेक्शन को मैं कहां रखूं, एक कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस मझला ब्रैकेट, और मझले ब्रैकेट को आप अच्छे से बनाएं, जल्दबाजी में अलग चीज है, ये होता है मझला ब्रैकेट, ठीक है। किसी ने ऐसे बना रखा तो सुधार लो, इसको सुधारने का भी मौका है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेट। अब देखिए सेट को डिनोट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्म होती है। 2 फॉर्म कौन कौन सी होती है। एक फॉर्म जो होती है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी होती है रोस्टर, ठीक है। शायद आपका कल टेस्ट भी हो सेट का। तो देखिए अगर हमारे पास एक सेट है 3 6 9 12 50, ठीक है। तो ये जो सेट की फॉर्म है ये कैसी है, रोस्टर। सभी को पता लग गया ना। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म। नॉर्मल हम लिख दें, नॉर्मल आपने लिखे और उसको एक कर्ली ब्रेसिस में बंद कर दिया, ये हमारी रोस्टर फॉर्म। इसको लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, हिंदी में सूचीबद्ध भी इसको बोलते हैं। अब इसी चीज को सेट बिल्डर में लिखने का जो तरीका है वो क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 3n, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। देख लो, x इक्वल टू अगर मैं 3n करता हूं और n की वैल्यू 1 रखता हूं यहां, तो पहला एलिमेंट आ गया, 2 रखता हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो गया काम। तो जब आप किसी सेट को इस तरीके से लिखते हैं, सच दैट, ये साइन सभी को पता लग गया, इसको बोलते हैं सच दैट यानी है। आयुष को समझ में आ रहा तुम्हारी भी, हालांकि इन्होंने पहले पढ़ लिया लेकिन तुम इस चीज को मत देखो। तो देखिए x सच दैट x यानी x है, क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है, कहीं यहाँ पॉइंट वगैरह थोड़ी जा रहा है ऐसे। उसके बाद x कितना है, 3n। 3n मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा, 3 का गुणज दिखाई दे रहा, तो मैंने 3n लिख दिया। और n का मान 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये कैसी फॉर्म है, सेट बिल्डर। ओके, अब देखिए सेट के अंदर ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। हिंदी में बोलेंगे इनको अवयव। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Na का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो कितने हमारे पास, यानी आप अगर n लगा दो पहले से ही कहीं, तो वो क्या हो जाता है, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट उपलब्ध। क्लियर। अगला टॉपिक क्या था, टॉपिक बताते चलो मुझे भाई। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, सेट का रिप्रेजेंटेशन निपट गया भाई। आप लोग ग्रुप में लिख दो, सिलेबस में तुम्हें भेज दूंगा। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट होता क्या है, एम्प्टी सेट होता है यहां, एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट की डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है। क्या है एम्प्टी सेट की डेफिनेशन से, कि भाई एक सेट ए लिखा आपने और कर्ली ब्रेसिस भी बना दिया, लेकिन कर्ली ब्रेसिस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है।
तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। यानी ये रूम है, तो इसकी बगल वाला जो रूम है वो फिलहाल कैसा है? एम्प्टी। रूम तो है ना, ऐसा थोड़ा है दीवारें बैठ गई वहां से, तो रूम तो है लेकिन अंदर कोई स्टूडेंट नहीं है, तो क्या कहलाएगा? एम्प्टी रूम। तो ये एम्प्टी सेट। ओके, तो इसको आप डायरेक्टली ये भी डिनोट करते हैं फाई। इसको क्या बोलते हैं? फा। ये ग्रीक भाषा के वर्ड होते हैं। फाई आ गया, आगे बिलोंग्स टू आएगा, बहुत सारी बात। तो ये बात क्लियर हुई एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के बाद अगला टॉपिक क्या? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जब इसमें आए तो बता दिया करो, तो ध्यान। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और कल थोड़ा दूर ताकि पूरा बता सके। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें। जैसे इस कमरे में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट ए इज इक्वल टू, जिनको हम काउंट कर दें। काउंट का मतलब जैसे मैं लिख दूं यहां पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो कितने आएंगे? 7 एलिमेंट आएंगे। ओके, जनवरी, फरवरी लिख दूं, काउंट कर सकते हैं ना? तो ये होगा फाइनाइट सेट। जबकि बी में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये कैसे है? नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर काउंट किए जा सकते हैं? ये तो पता नहीं कहां तक जाएंगे भाई। तो ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट। अब इसी की उदाहरण में एक बात आती है कि ये जो आपका एम्प्टी सेट है, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। काउंट ही तो रहा है, इसके अंदर है ही नहीं कोई एलिमेंट, 0 एलिमेंट है, इसको काउंट कर सकते हैं। तो भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। बट डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो पिछली वीडियो आप देखें, उनमें डेफिनेशन वहां से, अदरवाइज किताब से लिखें। ठीक है, एक एक टॉपिक यहाँ समझाया जा रहा है ऐसे रिवाइज के तौर पर। उसके बाद आता है इक्वल सेट। और एक ही दिन पूरा काम करने की कोशिश ना करें। ठीक है, पिछली एक पीरियड की वीडियो देखी, ज्यादा 2 की देखी, पिछली 4-5 वीडियो है तो ज्यादा थोड़ा ही है। तो ये इक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट क्या होता है? आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर ए बी सी है, एक सेट बी है जिसके अंदर ए सी बी है, पर एलिमेंट इधर उधर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आप देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन बी, कि ए का जो एवरी एलिमेंट है वो कहां कंटेन करे? बी में। और बी का एवरी एलिमेंट कहां कंटेन करे? ए। मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बोला इक्वल हो, मैंने बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेनिंग बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन बाय ए। अगर ए बी दोनों में एक दूसरे के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखोगे? कि ए जो है वो बी के इक्वल है। यहां मैं एक उदाहरण भी तुम्हें पहले दे चुका, फिर से तुम्हें याद दिला दूं कि अगर आप लिखते हो SCHOL और ये लिखते हो इक्वल, इन दोनों का अगर आप सेट बनाते हो तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। 2 ORA इसलिए नहीं भाई, जब आप इसका सेट बनाओगे तो सेट बनाने में क्या आएगा? SCHOL। इसका सेट बनाओगे SCHOL, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में कोई एलिमेंट आप रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर छुटकी होगी पीछे कोई बात छूट भी जाती है। रोस्टर फॉर्म में जब आप किसी सेट को लिखते हैं, कोई एलिमेंट कोई नंबर आप रिवाइज नहीं करते। तो अब आप देखो दोनों इक्वल है एक दूसरे के, इसके सारे एलिमेंट यहां कंटेन कर रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट यहां कंटेन कर रहे हैं, तो ये हमारा कैसा हो गया? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट भी आपका क्लियर हुआ। इक्वल सेट के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है सबसेट। ठीक है, कुछ लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो आप, जरूरी नहीं आप ना लिखो। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है सबसेट। देखिए सबसेट क्या है? सबसेट क्या है? अगर हमारे पास एक सेट लिखा है ए बी सी, ये एक सेट, सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इस सेट का नाम सपोज पूरा आपने क्या दे दिया? ए। और एक सेट है मेरे पास ए बी, इसका नाम मैंने दे दिया बी। तो यहां आप देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन बी है ऐसा? नहीं। क्यों करा? फिर ध्यान रखो
भाई ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन हो रहे हैं क्या? नहीं, जबकि बी के सारे ए में है। तो देखिए सबसेट होता क्या है, सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसूची। तुमने पढ़ा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो कौन सा बड़ा होता है? उपराष्ट्र, उप का मतलब छोटा। तो यहां भी क्या है? छोटा। तो छोटे का मतलब उपराष्ट्रपति के जो अधिकार है वो सारे राष्ट्रपति में बिलोंग करेंगे। राष्ट्रपति पे एक आध ज्यादा ही होगा, तो मानोगे तुम भी। तो ऐसे ही यहाँ अगर एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे में बिलोंग करते हैं तो वो सेट जो है वो क्या कहलाएगा? उसका सबसेट। तो यहाँ क्या कहलाएगा? B is the subset of A. It is denoted by this. C को थोड़ा लंबा सा कर दो, तो ये कहां से डिनोट होगा? तो B is the subset of A. तो ध्यान रहे एक बात कि B के सारे एलिमेंट A में बिलोंग कर रहे। अब वहां अगर कुछ बच रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कभी तुमको हम तो दुकान पे पर्चा लेके गए और दुकान पे से हमने पूरा पर्चा सामान का ले लिया, वहां तो फिर भी बहुत बच गया। अबे तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हें अपनी लिस्ट ही तो चाहिए पूरी। तुम्हारी लिस्ट दुकान की क्या है? सबसेट। तो तुम्हारी लिस्ट पूरी होगी, अब वहां बचे ना बचे। तुम्हारी जो क्लास है 11th GIC तलवाड़ी की क्या है? वो सबसेट नहीं है। तुम्हारी क्लास का जो रजिस्टर है स्कूल के सारे बच्चों के नाम में बिलोंग करेंगे। एवरी एलिमेंट, एवरी स्टूडेंट ऑफ 11th B is containing GIC तलवाड़ी, since 11th class is the subset of GIC तलवाड़ी। होगा ना ऐसा? समझ गए तो आप? अब वहां बच रहे बच्चे उससे मतलब नहीं है। अब सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं? B सबसेट ऑफ। अब यही एक बात और सामने निकल के आती है कि मैंने एक सेट लिखा A B और आपको क्या कहा कि इसके क्या लिखिए? ऑल सबसेट। ऑल सबसेट क्या क्या हो सकते हैं इसके सबसेट? तो क्या क्या हो सकते हैं इसके सबसेट? A। अगर एक सेट में लिखूं जिसमें खाली A लिख दूं तो A कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो A क्या है? इसका सबसेट। नाम आप कुछ भी लिख दें, नाम से क्या फर्क पड़ रहा है? जिसको आप A लिख दें, B लिख दें, मेन तो तुम्हें समझना है। अब एक सेट और लिखा, क्या लिखूं? एक और सेट B और बोल क्या लिखूं? ये भी सबसेट है। बताओ और क्या लिखूं? AB। तो क्या लिखा? AB, ये भी सबसेट है। और एक क्या लिख दिया मैंने? ब्लैंक सेट। भाई एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट है भाई, एम्प्टी स्पेस तो सभी जगह होता है। तो देखिए अगर किसी सेट के आपको ऑल सबसेट लिखने पड़े तो क्या आप लिख दोगे या कोई दिक्कत परेशानी? अब यहां से 2-3 बातें निकल के आती हैं। पहली बात क्या आई? पहली बात निकल के ये देखो, ये और ये तो सेम चीज है। तो यानी एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी प्रत्येक सेट जो है वो अपने आप का क्या होता है? क्लियर हुई ना बात? तो पहली बात क्या क्लियर हुई आपकी कि भाई एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का क्या होता है? सबसेट। याद रहेगी बात? ये नोट करके मैंने लिखवा रखी, पहले वीडियो में सारी आएंगी है, इससे पहले जो आप देखोगे और इसे भी देखोगे तो आप कॉपी में उसी टाइम लिखते रहे, क्योंकि मैं रिवाइज करा रहा हूं, मुझे ज्यादा काम कराना इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा। दूसरी बात क्या निकल के आई? बोलो कि ये जो 5 है आपका एम्प्टी सेट है, ये भी क्या होता है? प्रत्येक का सबसेट। जैसे 1 होता है, 1 सभी को डिवाइड कर देता है, नहीं होता? 1 जो है किसी का भी आप फैक्टर करें उसमें 1 आएगा ही आएगा। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, नहीं होता? तो ऐसे यहां 5 यानी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरी बात निकल के आई सामने। ओके, अब तीसरी बात क्या निकल के आई? तीसरी बात ये निकल के आई कि ऊपर जो सेट है ये भी उसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। 4 सबसेट बने। तो यानी अगर आपको कोई सेट दे दिया और आपको कहा जाए कि इसके सबसेट बनाओ, तो फिर तो आप सबसेट बना के दिखाना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये क्या करता है, पूछ देगा केवल कि ये एक सेट है, इसमें कितने सबसेट बनेंगे?
भाई अगर मेरे से पूछे 11th बी में कितने बच्चे आए आज, तो मैं कहूंगा 9 में से 9, मुझे नाम बताने क्या जरूरत है। लेकिन वो पूछे बच्चों के नाम बताओ, क्या क्या तो नाम में लिखने पड़ेंगे। तो अगर आपसे पूछे सबसेट बनाओ, तो आपको सबसेट बना के दिखाने पड़ेंगे। लेकिन अगर केवल आपसे पूछ ले कितने सबसेट बनेंगे, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n क्या है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट की एलिमेंट। तो यहां कितने एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 ही नहीं बने सबसेट। यहाँ कितने एलिमेंट है, 3, तो कितने सबसेट बनेंगे इसके, 8। चाहे आप बना के देख लो कितने सबसेट बनेंगे। तो मुझे लगता है थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ। फोर्थ में चलो, आ रहा ना इसमें। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए ये भी इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। अब जितने भी सबसेट बने इन सब में, इस सबसेट के अंदर और जो मेन सेट था जिसके आप सबसेट बना रहे हो, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। बाकी में है क्या किसी में, नहीं। समझो मैंने क्या कहा आपको, कि जितने भी सबसेट बने सारे के सारों में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कम है मेन सेट की रेस्पेक्ट में, केवल किसमें है, बराबर। तो इसीलिए जो इक्वल वाला सेट है उसको आप क्या लिखते हैं, सबसेट के साथ साथ इक्वल। और यहां ए, समझ गया आपको। अगर इनके कुछ नाम होते तो नाम लिखते हैं। मान लो इसका नाम क्या होता, एक्स, और इनके नाम क्या होते, ए बी सी डी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखते, सी इज द सबसेट एंड इक्वल ऑफ एक्स। समझ गए होंगे बात मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद 5वां पॉइंट निकल के आता है कि इसको छोड़कर बाकी जितने भी सबसेट हैं सब के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, मेन सेट के रेस्पेक्ट में कम है। कम है ना, इक्वल तो नहीं है। तो यानी अगर सबसेट के अंदर जो मेन सेट है उसके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, वो जो सेट है वो क्या कहलाएगा आपका, प्रॉपर सबसेट। तो ऐसे टाइप पे इसको हम किस चीज का नाम देंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, समझ में आई बात। आज देखो सारा सरल वाइज हो गया एकदम से। वीडियो को 1-2 बार देखोगे रोक रोक के, तब जाके याद आएंगी बातें। कल टेस्ट में सारी आएंगी बातें। तो क्या बोला बेटा मैंने आपको, अगर इक्वल है तो सबसेट के साथ क्या का निशान लग जाएगा, इक्वल का। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है तो वो सबसेट का जो साइन है वही क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नहीं समझ में आई बात भाई। अगर सबसेट के और जो मेन सेट है उसके एलिमेंट इक्वल है तो वो कहे का साइन लगेगा, सबसेट के साथ साथ इक्वल का। और अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। समझ गए। अब प्रॉपर सबसेट यहां बोल दिया मैंने, इनका मैंने डिफरेंस भी आपको बता दिया, लेकिन क्वेश्चंस में इसको बहुत डीपली नहीं लिया जाता। क्वेश्चन में सीधा यही साइन लगता है, इसी को प्रॉपर भी नहीं बोलते, इसी को सबसेट बोलते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन डीपली पता तो होना चाहिए तुम्हें है क्या वास्तविकता। एक पॉइंट और रह गया, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट ये है, यहां से आप देखो ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, है ना। फिर क्या है, बी इज द सबसेट ऑफ एक्स। ओके, ए एक्स का सबसेट है तो एक्स क्या है, ए का। नहीं समझे। ये एक लड़का है, बॉय, ये उसका बाप है, तो ये इसका क्या है, बाप। और ये क्या है, इसका बेटा होगा ना। ऐसे ही ना, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स इज द, उल्टा साइन बनाएंगे, सुपर सेट ऑफ ए। इट इज कॉल्ड सुपर सेट। इट इज दिख रहा ना, इट इज कॉल्ड सुपर सेट। तो ये क्या कहलाएगा आपका, सुपर सेट। मुझे उम्मीद है सबसेट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ इसमें क्लियर भी हुआ होगा। इसको आप नोट करें, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, वाली होगी। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है
कि एक सेट है ए बी, अभी पढ़ा आपने, ज्यादा देर नहीं हुई। इस सेट को अगर मैं ए से लिख रहा हूं तो इसके मैं क्या लिखता हूं, ऑल सबसेट। तो क्या क्या लिखे आपने, ऑल सबसेट, ए बी और एक ब्लैंक सेट या फाइव लिख दो इसके, ये लिखे ना। अब देखिए जितने भी सबसेट आए, इन सबसेट के बीच में सबके मैंने क्या लगा दिया, कॉमा। और कॉमा लगाने के बाद मैंने इनको कायमबद्ध कर दिया है कर्ली ब्रेसेस, मजला ब्रैकेट में। तो जैसे ही मजला ब्रैकेट में बंद हुए तो ये भी तो एक सेट बन गया, नहीं बना? तो जब ये भी एक सेट बनते, जैसे इट इज 6th क्लास, ये क्या है अपने आप में एक सेट। इट इज 7th क्लास, ये क्या है अपने आप में एक सेट। 8th क्लास, इट इज 9th 10th 11 जो भी है। फिर मैंने सारी क्लास के बीच में कॉमा लगाया और क्या लगा दिया है, कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या बन गया, जीआईसी। समझ गए आप लोग? देखिए क्लासेस जो है वो हमारी सारी की सारी सेट है। कोई 6th क्लास है, कोई 7th है, लेकिन सारी क्लासेस को अगर कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दे तो क्या बन जाता है, पूरा स्कूल। ऐसे ए एक सेट है और ये उससे बने क्या है, सबसेट। सारे सबसेट को अगर एक सेट का रूप दे दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, पावर सेट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पी, पावर सेट ऑफ ए। ओके, तो पावर सेट क्या हुआ कि भाई एक सेट है, उसके आपने क्या लिखे, सारे सबसेट है। तो सारे सबसेट से मिलकर बनने वाला एक सेट, उस सेट का क्या कहलाता है, पावर। डेफिनेशन आप किताब से लिख सकते हो, मैं भी किताब से लिखाऊंगा, नहीं तो तुम्हें समझ में आए। अब पावर सेट के अंदर क्या है, मैंने NPA लिख दिया, तो NPA का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ पावर सेट, कि पावर सेट में कितने एलिमेंट है। तो बेटा ध्यान रहे, ये पूरा का पूरा पावर सेट का क्या है, एलिमेंट। ये क्या है, सेट का एलिमेंट। क्या फर्क है दोनों में, सेट का जो एलिमेंट है वो एक नॉर्मल एलिमेंट होगा और पावर सेट का जो एलिमेंट है वो एक सेट होगा अपने आप में। ठीक है भाई, जो क्लास है उसका जो एलिमेंट है वो एक स्टूडेंट होगा ओनली, साधारण। जबकि जीआईसी तलवाड़ी का जो सब एलिमेंट है वो क्या होगा, अपने आप में तो अपने आप में एक सेट। समझ गए आप लोग क्या फर्क है दोनों में, क्लियर है? तो देखिए ए जो है पूरा का पूरा अपने आप में एक सेट है, लेकिन जैसे ये पी ए से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो पी ए का तो एक एलिमेंट ही होता है। तुम्हारी क्लास अपने आप में एक क्लास है, लेकिन जब साहब आएंगे आप प्रिंसिपल साहब, तो उनके लिए तो एक सेट हुआ ना, तुम भी तो हमसे क्लास मान रहे हो। फिर ब्लॉक लेवल पे चले जाओ, तो ब्लॉक लेवल पे क्या होंगे, ये जो स्कूल है ये एक सेट हो, सब सेट होंगे छोटे छोटे। समझ गया आप? तो इसीलिए पावर सेट के जो एलिमेंट है उनकी क्या पहचान रहेगी कि वो अपने आप में भी एक सेट है। समझ गए? पावर सेट के एलिमेंट कहीं भी मिलेंगे आपको, कर्ली ब्रेसेस में सारे देख लो, कर्ली ब्रेसेस में नहीं है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर, अभी पढ़ा तुमने भाई, एक सेट से कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर n। तो 2 सबसेट से तो बनाए, सबसेट ही तो इसके नंबर है, तो 2 की पावर n जो होंगे इसके अंदर एलिमेंट्स। उसके बाद आता है एक आपके पास यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको पहले भी बता चुका कि हमारे पास एक 6th क्लास का सेट है जिसको मैंने ए से लिखा, एक हमारे पास 7th क्लास का सेट है जिसको मैंने बी से लिखा, एक C 8th क्लास 9th क्लास, सारे लिखे। फिर मैंने एक सेट लिखा जिसमें ऑल स्टूडेंट ऑफ जीआईसी तलवाड़ी आ गए, ऑल स्टूडेंट। तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, यानी एक ऐसा सेट जो बाकी सेट दिए वो सारे उसके क्या हो, सबसेट, तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल। ठीक है, 6ठी 7वीं 8वीं की क्लासेस हैं, ये सारे ABCD सेट। फिर मैंने सारे बच्चे यहां से निकाल के कहां बिठा दिए, ग्राउंड में, उसको भी एक सेट बना दिया। तो वो ग्राउंड में सारे बच्चों को निकाल के जो सेट बनाया वो क्या कहलाया,
यूनिवर्सल। समझ में आ गई होगा। देखो आप किसी भी सब्जेक्ट को रियल लाइफ से रिलेट करके चलो, कुछ दिक्कत नहीं है। और तुम अगर बिल्कुल यूनिवर्सल सेट की थ्योरी याद करे बैठ के यूनिवर्सल सेट इज द सबसेट ऑफ ABCD भूल जाओगे, ठीक है। तो आप लोग रियल लाइफ से ज्यादा टॉपिक को रिलेट करके चलो। अब तुम एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट क्या है? अगर सारी क्लासेज अपनी अपनी सीट में कमरों में बैठी है और ये सारे सेट है ABCDEFGH जो भी है, फिर मैंने कॉल बैल लगाई और सारे बच्चों को बुला के ग्राउंड में बिठा दिया और उसको एक सेट बना दिया, वही क्या है? क्या बोल पाओगे इसको? तुम कभी फिट हो गया दिमाग में एकदम, ऐसी तो फिट करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्लियर हुआ। चलो अब आता है एक छोटा सा टॉपिक रह गया, फिर बंद करते हैं इस काम को। इंटरवल। देखो इंटरवल में क्या है, हमने एक रियल लाइन खींची और रियल लाइन में ये A लिखा, ये B लिखा, तो ये एक छोटा सा सर्कल बनाया और डार्क कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि X जो है बिलोंग कर रहा है AB में। ये इंटरवल कैसा है? क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है A और B भी इसमें शामिल। फिर मैं इसी चीज को ऐसे बनाता हूं, ये ब्लैंक बना दिया A और B मैंने डार्क कर दिया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? X बिलोंग्स टू AB और B पे कैसा लगा दिया? क्लोज। A की तरफ कैसा लगा दिया? ओपन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A बिलोंग नहीं करता है, यानी A से ज्यादा और B तक के एलिमेंट, B तक। यहां A भी शामिल है, B भी शामिल है और बीच के भी शामिल है। यहां बीच के तो शामिल है ही, B भी शामिल है, जबकि A नहीं, A से बड़े शामिल है। इसीलिए ऐसे इंटरवल लगाए जा रहे हैं। उसके बाद दोनों तरफ कैसे लगा दिए मैंने? ओपन। तो इसका क्या मतलब हुआ? X बिलोंग्स टू AB, यानी A और बीच का सारा मटेरियल शामिल है, जबकि A और B शामिल नहीं है। ओके, A से बड़े शामिल है और B से छोटे शामिल है। ऐसे यहां बनाया, दोनों कैसे लगा दिए इस बार? इधर A B। इसका क्या मतलब हुआ? X बिलोंग्स टू C। ठीक है, तो इसका मतलब B शामिल। आगे कहीं आएगा फिर इसको अच्छी तरह से और बता दें, फिलहाल तो आप इतना ही याद रखिए। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ आज हमने